हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल रोए स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का भौतिकी, इसको फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 50 क्वेश्चन। पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ए वास्तविक, बी वास्तविक तथा सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी तथा बराबर। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा डी, आभासी तथा बराबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ए अवतल दर्पण का, कि बी उत्तल दर्पण का, कि सी समतल दर्पण का, कि डी पराव परावलयिक दर्पण का, परावलयिक पराव परावलयिक का, परावलयिक दर्पण का। चलिए 2 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 2 नंबर का आंसर होगा, दूसरा का आंसर होगा ए अवतल दर्पण का। चलिए 3 नंबर देखते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? चलिए बताइए। ए आधी होती है, बी दुगुनी होती है, कि सी तीन गुनी होती है, कि डी चौथाई होती है। चलिए 3 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 3 नंबर का आंसर होगा ए आधी होती हैं। चलिए 4 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए उत्तल, कि बी अवतल, कि सी समतल, कि डी उत्तल और अवतल। चलिए 4 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 4 नंबर का आंसर होगा बी अवतल। चलिए 5 नंबर, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, कि सी दोनों, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 5 नंबर का आंसर, देखिए 5 नंबर का आंसर होगा ए उत्तल दर्पण। चलिए 6 नंबर देखते हैं। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? ए हाँ, बी नहीं, सी निश्चित तौर पर कहना कठिन है, कि डी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। चलिए 6 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 6 नंबर का आंसर होगा बी नहीं। चलिए 7 नंबर, परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शीय संरचना यदि समरूप न हो तो कैसा परावर्तन होगा? ए नियमित, बी अनियमित, सी विकृत, डी परावर्तक ही नहीं होगा। चलिए 7 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 7 नंबर का आंसर होगा सी विकृत, विसरित। चलिए 8 नंबर, विकसित विसरित विसरित परावर्तन में परिवर्तन के नियमों का पालन, विसरित परावर्तन के नियमों का पालन। चलिए आंसर ए होता है, बी नहीं होता है, सी कभी होता है कभी नहीं, डी परावर्तन ही नहीं होता है। चलिए 8 नंबर के आंसर बताइए। देखिए 8 नंबर के आंसर होगा परावर्तन नियमों का पालन होता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। चलिए 9 नंबर, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह का लंबवत गिरती किरणों फोकस पर ए आभासी होती हैं, बी अपसारित अपसरित होती हैं, सी समानांतर हो जाती हैं, कि डी अपसारी होती लगती हैं। चलिए 9 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 9 नंबर का आंसर होगा सी समानांतर हो जाती हैं। चलिए 10 नंबर, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? ए समतल दर्पण में, बी अवतल दर्पण में, कि सी समतल दर्पण समतल तथा अवतल दर्पण, डी सभी दर्पणों में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। चलिए 10 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 10 नंबर का आंसर होगा समतल दर्पण। चलिए 11 नंबर देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर कहाँ बनता है? ए पीछे, बी सामने, सी आगे, डी नहीं बनता है। चलिए 11 नंबर का आंसर बताइए।
तो देखिए 11 नंबर का आंसर होगा ए पीछे। चलिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ए उत्तल दर्पण द्वारा, बी समतल दर्पण द्वारा, सी अवतल दर्पण द्वारा, कि डी इनमें किसी के द्वारा नहीं। चलिए 12 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 12 नंबर का आंसर होगा सी अवतल दर्पण द्वारा। चलिए 13 नंबर, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा? ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, कि डी समतल या उत्तल। चलिए 13 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 13 नंबर का आंसर होगा सी समतल। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए हमेशा सीधा, बी हमेशा उल्टा, सी सीधा भी उल्टा भी, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 14 नंबर का आंसर बताइए। चलिए देखिए 14 नंबर का आंसर होगा ए हमेशा सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी ए 50 mm, बी 50 cm, सी 50 mm, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 15 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 15 नंबर का आंसर होगा 50 cm। चलिए 16 नंबर देखते हैं। चलिए 16 नंबर, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 16 नंबर का आंसर बताइए। 16 नंबर का आंसर देखिए 16 नंबर का आंसर होगा बी अवतल। इसका आंसर होगा बी अवतल। चलिए 17 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ए आर बराबर 2r, बी एफ बराबर आर, सी एफ बराबर आर बटा 2, डी आर बराबर एफ बटा 2। चलिए 17 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 17 नंबर का आंसर होगा सी एफ बराबर आर बटा 2। चलिए 18 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। चलिए 18 नंबर का आंसर बताइए। 18 नंबर का आंसर होगा बी 2। चलिए 19 नंबर देखते हैं। चलिए 19 नंबर, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है ए अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 19 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 19 नंबर का आंसर होगा ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए 20 नंबर, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती हैं ए 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, बी 3 × 10⁸ cm सेकेंड, सी 3 × 10⁸ km सेकेंड, डी 3 × 10⁸ mm सेकेंड। चलिए दोस्तों 20 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 20 नंबर का आंसर होगा ए 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। चलिए देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ए मुख्य फोकस, बी गोलीय दर्पण का द्वारक, सी प्रधान अक्ष, डी वक्रता त्रिज्या। चलिए 21 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 21 नंबर का आंसर होगा बी गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए 22 नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, की डी सी उत्तल दर्पण, की डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 22 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 22 नंबर का आंसर होगा बी अवतल दर्पण। चलिए 23 नंबर, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, डी आभासी और उल्टा। 23 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 23 नंबर का आंसर होगा ए
वास्तविक और उल्टा। चलिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है किसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? ए +8 cm, बी -8 cm, सी +16 cm, डी -16 cm। -16 cm। चलिए 24 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 24 नंबर का आंसर होगा सी +16 cm। चलो 25 नंबर, नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 25 का आंसर बताइए। तो देखिए 25 का आंसर होगा बी ऋणात्मक। चलिए 26 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 26 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 26 का आंसर होगा बी उत्तल दर्पण। चलिए 27 नंबर, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रक्रिया कैसी होगी? ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी वास्तविक या काल्पनिक, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 27 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 27 नंबर का आंसर होगा सी वास्तविक या काल्पनिक। 27 का आंसर होगा सी वास्तविक या काल्पनिक। चलिए 28 नंबर, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, की डी अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सॉरी दोस्तों अवतल लेंस। तो चलिए 28 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 28 का आंसर होगा बी अवतल दर्पण। चलिए 29 नंबर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, वह केवल समतल है। या बी नंबर, या तो समतल अथवा उत्तल, सी केवल उत्तल, डी केवल अवतल। चलिए 29 नंबर का आंसर। तो देखिए 29 नंबर का आंसर होगा सी केवल उत्तल होगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? ए अवतल दर्पण, बी समतल या उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण। चलिए 30 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 30 नंबर का आंसर होगा ए अवतल दर्पण। चलिए 31 नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी में। चलिए 31 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 31 नंबर का आंसर होगा ए सीधी रेखा में। चलिए 32 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो देखिए ये 2021 में पूछा है, 17 में, 16 में और 2015 में, 2011 में भी पूछा है। तो देखिए ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 32 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 32 का आंसर होगा सी अवतल। 33 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ए अनंत, बी 0, सी 100 cm, डी 50 cm। चलिए 33 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 33 का आंसर होगा ए अनंत। चलिए 34 देखते हैं, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार बने? ए ध्रुव पर, बी अनंत पर, सी वक्रता केंद्र पर, डी फोकस पर। चलिए 34 का आंसर बताइए। देखिए 34 का आंसर होगा सी वक्रता केंद्र पर। चलिए 35, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ए सीधा एवं अवधित, बी उल्टा एवं अवधित, सी सीधा एवं हर्षित, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 35 का आंसर बताइए। देखिए 35 का आंसर होगा ए सीधा और अवधित, अवधित, अवधित। चलिए 36 नंबर देखते हैं, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उनकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है? देखिए ए आर बराबर एफ, बी आर बराबर 2f, सी आर बराबर 3f, आर बराबर r इंटू 2।
चलिए 36 नंबर का आंसर देखिए, 36 का आंसर होगा बी, R बराबर 2F। चलिए 36 हो गया। 37 देखते हैं। 37, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बना सकता है? ए कांच की पट्टी का, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, की डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 37 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 37 नंबर का आंसर होगा बी उत्तल लेंस। चलिए 38 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है, दर्पण तथा लेंस संभव है कितना? ए दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, बी दर्पण उत्तल लेंस, दर्पण दर्पण उत्तल इंटू लेंस अवतल, सी दोनों अवतल, डी दोनों उत्तल। चलिए 38 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 38 का आंसर होगा सी दोनों अवतल होगा। चलिए 39 देखते हैं। 39, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ए वक्रता त्रिज्या, बी प्रधान कक्ष अक्ष, सी गोलीय दर्पण की द्वारक, सी मुख्य फोकस। चलिए 39 नंबर का आंसर चलिए 39 का आंसर होगा सी गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए 40, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? ए केवल अवतल, बी केवल उत्तल, सी केवल समतल, डी या तो समतल अथवा उत्तल। चलिए 40 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 40 का आंसर होगा डी या तो समतल अथवा उत्तल। चलिए 41 नंबर देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, डी शून्य। चलिए 41 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 41 का आंसर होगा सी, 41 का आंसर होगा बी ऋणात्मक। 41 का आंसर होगा बी ऋणात्मक। चलिए 42 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 42 का आंसर बताइए। चलिए 42 का आंसर होगा ए। चलिए 43 नंबर देखते हैं। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, की डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 43 का आंसर बताइए। चलिए 43 का आंसर होगा बी अवतल दर्पण। चलिए 44 नंबर देखते हैं। अवतल दर्पण में अवधित अवधित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ए फोकस और ध्रुव के बीच, बी वक्रता केंद्र के परे, डी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, सी फोकस पर। चलिए 44 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 44 का आंसर होगा ए फोकस और ध्रुव के बीच। तो चलिए 45 नंबर देखते हैं। चलिए 45 नंबर, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आधारित होता है, परावर्तित किरण पुंज होगा? ए अपसारी, बी अभिसारी, सी समानांतर, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 45 का आंसर बताइए। तो देखिए 45 का आंसर होगा ए अपसारी। चलिए 46 नंबर, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? ए अवतल, बी उत्तल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 46 का आंसर बताइए। देखिए 46 का आंसर होगा उत्तल। 47, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 47 का आंसर, देखिए 47 का आंसर होगा बी काल्पनिक। चलिए 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? तो देखिए 1/f बराबर 1/v बराबर -1/u, ये हो गया। बी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए सी नंबर 1/f बराबर 1/u बराबर -1/v, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों बताइए 48 नंबर का आंसर। देखिए 48 का आंसर होगा बी 1/f
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका आंसर होगा बी। चलिए 49 नंबर, किसी समतल दर्पण द्वारा अवधन होता है +1 b -1 c 0 कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 49 का आंसर बताइए। देखिए 49 का आंसर होगा ए। चलिए 50 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? ए समतल दर्पण से, बी उत्तल दर्पण से, सी अवतल दर्पण से, डी इनमें से सभी। चलिए 50 का आंसर बताइए। देखिए 50 का आंसर होगा बी, उत्तल दर्पण से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।